सरकार को सही नीति अपनानी पड़ेगी। हमारे यहाँ देश में समस्या क्या है कि सारी की सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है पीएमओ में। जब पीएमओ से सिग्नल आता है तभी कुछ काम होता है। खासकर जब त्योहार होता है तो उस समय जब मीठा खाया जाता है, हमारे यहाँ प्रथा है उसकी, तो मीठे के दाम अगर बढ़ जाएंगे तो गरीब आदमी और परेशान होता है। उसके बच्चे कहते हैं कि आपने तो कुछ खरीदा नहीं। तो सरकार को ये ठीक से मैनेज करना था, न कि क्रोनीज का इंटरेस्ट देखना था। अगर वो सही ढंग से वो अपना पिछले मतलब 8 महीनों से वो सही ढंग से नीति चलाती होती तो ये आज की समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। कुल मिला के जो सरकार की जो नीति है, जब तक वो क्रोनी कैपिटलिस्ट नीति रहेगी तो फिर वो जो आम आदमी है, जो किसान है, वो तो पिस जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश में एक नारा पुराना है लेकिन फिर गूंज रहा है। देखो बीजेपी का खेल, खा गए शक्कर पी गए तेल। खैर, ये राजनीतिक बात है। पॉलिटिकल एक जो होता है, नारा होता है और इस तरह पे राजनीति होती होती है। मगर ये अभी जो देश है ये महसूस कर रहा है कि शक्कर शक्कर के भाव अचानक आसमान छू रहे हैं। और बाकी समस्याएं हैं ही। तेल का खेल हम देख रहे थे, देखा है हमने। लेकिन जो ये अभी है, त्योहारों का सीजन है, और त्योहारों के सीजन के ठीक पहले, क्योंकि सरकार तो जो दावे हैं हम देखते हैं वो क्या क्या दावे करती रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकतें क्या होती हैं, कहाँ वो गड़बड़ा जाती है, किस तरह से वो बताती है और होता क्या है, ये एक बहुत चिंता का विषय पहले भी था। हम 12 साल से कुछ ज्यादा का वक्त है लगातार देख रहे हैं। अब तो और ज्यादा है, क्योंकि तो शुरुआत है, आगे क्या होगा ये एक बड़ा प्रश्न है। तो ये जो, क्योंकि एथेनॉल से इसको जोड़ा जा रहा है और एथेनॉल से जोड़ने के कारण बहुत कुछ है और भी है जो कहीं जो आसमान छू रहे हैं भाव या जो बढ़ रहे हैं। तो यही हमारी चर्चा का विषय होगा। बेहद बेहद खास मेहमान, सबसे पहले उनको जोड़ना चाहूंगा, जुड़ता हूँ। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण जी। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद, आभार। और मुझे लगता है मेरे दर्शकों को परिचय की आवश्यकता नहीं, आप बहुत विज्ञ हैं, जानते हैं। तो शुरुआत यहीं से, जो ये शक्कर है, शक्कर का ये खेल क्या है? क्योंकि ये सीजन जो है होता है अक्टूबर से सितंबर का सीजन है, और अब सीजन खत्म हो रहा है। और हमने ये पाया था, जो आंकड़े हम देख रहे थे, कि कहा गया था सरकार की ओर से कि हमारे पास में जो पिछला जो एक बड़ा आंकड़ा था कि इतना हमारे पास स्टॉक था इस साल, मतलब 72 लाख मेट्रिक टन के आसपास का कुछ आंकड़ा निकल रहा था कि इतना है सरकार के पास। फिर इस तरह की ये जो व्यवधान, ये जो कीमतों में तेजी, क्या क्या कारण, उसमें एथेनॉल को जो जोड़ा जा रहा है, सब पर शुरुआती एक नोट आप। देखिए, आपने सही कहा कि इसमें बहुत सारे कारण हैं। एथेनॉल उसमें एक कारण है। दूसरा ये कि पिछले साल की फसल थोड़ी कम रही तो उससे फिर हमारे जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े कम हो गए। तो जो स्टार्टिंग सीज़न है उस समय अभी स्टॉक्स कम लग रहे हैं, और जब स्टॉक्स कम होते हैं और इस साल एल नीनो का असर है तो ये लग रहा है कि जो इस साल की फसल है वो भी थोड़ी कम रहेगी। तो इसलिए उपलब्धि जो है हमारी चीनी की मार्केट में वो कम रहने की आशंका है, और इसीलिए फ़ायदा उठाया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया शुगर को, तो एक्सपोर्ट करने से फिर हमारा स्टॉक और कम हो जाता है। जब हमें दिख रहा था पिछले 7-8 महीनों से कि कुछ परेशानी आ रही है तो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। जैसे कि अभी हमने देखा जब पेट्रोलियम का क्राइसिस हुआ पश्चिम एशिया में, तो उस समय भी हमारे जो ऑयल कंपनीज है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, जबकि हमें इतना तेल मिल नहीं रहा था। तो कुछ हमारी सरकार बहुत ही प्रो कैपिटलिस्ट है, ये कहा जाए कि क्रोनी कैपिटलिस्ट है ना। वो अपने जो क्रोनीज हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने में हरदम लगी रहती है। तो जो ये स्टॉक्स को एक्सपोर्ट किया गया, मतलब 2 मिलियन टन तक की इजाज़त दी गई थी, लेकिन शायद 2 मिलियन टन की जगह शायद 8 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ। तो वो इसीलिए क्योंकि वो मिल को फ़ायदा होता है कि वो एक्सपोर्ट में ये कमा लेते हैं, और जब यहाँ दाम तेज़ होता है तो मिल्स को फ़ायदा होता है। उसका फ़ायदा किसानों को तो होता नहीं है। फिर मिल्स को और भी फ़ायदा होता है कि वो बगास का इस्तेमाल करते हैं, वो जो मोलासेस होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी उनको फ़ायदा होता है, लेकिन उसका भी कोई हिस्सा किसानों को नहीं मिलता है। तो किसान एक इंटरेस्ट है, मिल के जो शुगर प्रोड्यूसर्स हैं वो दूसरा इंटरेस्ट है, और तीसरा इंटरेस्ट है कंज्यूमर का जिसमें गरीब कंज्यूमर बहुत सारे हैं। हमारे देश में असंगठित क्षेत्र 94% है, वो गरीब है। तो उसको जैसे ही जो कोई जो खास चीज़ है जो उसके खाने पीने की है, उसके दाम बढ़ जाते हैं तो उसका असर तुरंत होता है। जैसे हमने देखा कि जब
मार्च में जब एनर्जी के दाम बढ़े, है ना, सिलेंडर आपका जो 3-4 हज़ार रुपए का जो ब्लैक में जा रहा था, जो गैस खुली थी वो ब्लैक में जा रही थी, तो एकदम आपने देखा जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। आपने देखा मानेसर में हुआ, जो पंजाब में हुआ, राजस्थान में हुआ, नोएडा में हुआ, लोग जो है सूरत से भाग रहे थे। तो कुल मिला के हमारे देश में गरीबी बहुत है, इसलिए जो चीनी के दाम बढ़ते हैं तो फिर उनका असर पड़ता है। खासकर जब त्योहार होता है तो उस समय जब मीठा खाया जाता है, हमारे यहाँ प्रथा है उसकी, तो मीठे के दाम अगर बढ़ जाएंगे तो गरीब आदमी और परेशान होता है, उसके बच्चे कहते हैं कि आपने तो कुछ खरीदा नहीं। तो इसलिए जो 3 जो अलग-अलग इंटरेस्ट हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारे यहाँ फ्री मार्केट नहीं चल सकता है। इसी की वजह से सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है, क्योंकि किसानों को एक दाम चाहिए जो उनके जो लागत है उससे ऊपर दाम मिले, उनको सही दाम मिले। तो इसलिए फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस शुगर केन का डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि अगर वो खुला छोड़ दिया तो कभी तो ये मिल जाए उनको बहुत कम देंगे, कभी जब शॉर्टेज होगी तो उनको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब उनको कम मिलता है, जब क्रॉप ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो उससे उनको बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए एक स्टेबलाइज करने के लिए एक तरह से मार्केट जो है वो है। फिर कंज्यूमर जो है उसको जो आप जो एक लेवी होती है ना, उससे आप जो दे देते हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और जो बाकी है वो फ्री मार्केट में होता है, जिससे कि जो मिल वाले कंट्रोल करें। तो यानी कि डुअल प्राइसिंग है। अब ये डुअल प्राइसिंग की वजह से सरकार का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। अब सरकार का इंटरवेंशन अगर सबके हित में होगा तो सबको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर क्रोनीज के हित में ही होगा तो जब क्रोनीज को फ़ायदा होगा बाकियों को नुकसान होगा। तो अभी आपने एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया तो जब दाम मार्केट में बढ़ गए तो जो हमारे कंज्यूमर है उनको नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि उनको जो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। जो चीनी उनको जगह 45 रुपये में मिल रही थी और अब 60 रुपये में मिलेगी, तो उनकी जेब से 15 रुपये तो एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो इसलिए ये जो हमारा जो इंटरेस्ट है ना, सरकार को ये ठीक से मैनेज करना था, ना कि क्रोनीज का इंटरेस्ट देखना था। अगर वो सही ढंग से वो अपना पिछले मतलब 8 महीनों से वो सही ढंग से नीति चलाती होती तो ये आज की समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार की गलत नीति की वजह से हुआ। मतलब एक तरफ आपकी शॉर्टेज हो रही थी, फिर भी आपने एथेनॉल को जो अलाउ किया, है ना। एथेनॉल में जो डाइवर्ट हो गया तो उससे आपका जो चीनी का उत्पादन थोड़ा और कम हो गया। तो पहले तो आपका वैसे ही उत्पादन कम हो रहा था, फिर चीनी की वजह से और कम हो गया। तो ये कुल मिला के जो सरकार की जो नीति है, जब तक वो क्रोनी कैपिटलिस्ट नीति रहेगी तो फिर वो जो आम आदमी है, जो किसान है, वो तो पिस जाएगा। इसीलिए आपने देखा था जब 3 जो बिल लाए गए थे जिसके खिलाफ किसानों ने मुहिम छेड़ी थी और अंत में 1 साल तक उनको धरना देना पड़ा, और फिर जो वो जो सरकार ने रिवर्स किया उसको। तो वो भी एक जो क्रोनीज थे उनको मदद करने की बात थी वहाँ पे भी, है ना, किसान को मदद करने की बात नहीं थी। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी सरकार की जो क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति है, वो हमारे जो आम आदमी की परेशानी उससे बढ़ जाती है। सर सर, मैंने थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैं शायद कुछ आंकड़ों में कह गया था 50 लाख टन है, वो मैट्रिक टन कह गया था। स्टॉक लास्ट जो सीजन में था, और 22 लाख टन जो है इस सीजन में उम्मीद थी 72 लाख टन के आसपास का हो रहा था। और आपने कहा कि आपने एक्सपोर्ट की इजाजत दी। अभी सर उन्होंने फिर 20 अगस्त को ऑर्डर हो गया कि 10 लाख टन हम इम्पोर्ट करें। अब ये भी इसको भी थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए। और साथ में गुड़ के दाम भी सर, शक्कर तो है ही, शक्कर जिस तरीके से बड़ी बड़ी, गुड़ के दाम भी 50 से 60 रुपए हो गए। इसके साथ साथ सर एक आंकड़ा और जो आया कि जो 25 लाख टन चीनी लायक जो है गन्ना एथेनॉल के लिए दिया गया है ये बनाने के लिए, इन सबको सर ये भी सब वही कि आप कहीं कुछ मिसकैलकुलेशन है, या आप चिंतित ही नहीं थे शायद देश के प्रति? तो देखिए ऐसा है कि क्योंकि हमारे स्टॉक्स कम हो गए, तो सरकार को अगर रेगुलेट करना है, दाम को कम लाना है, तो उसको फिर इम्पोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इम्पोर्ट का जो अभी उन्होंने कहा है कि ये रॉ शुगर हम 10 लाख टन इम्पोर्ट करेंगे, उससे फिर ये है कि स्पेकुलेशन थोड़ा कम होगा। नहीं तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में होता क्या है कि अगर आपकी 10% शॉर्टेज है तो दाम 50% बढ़ जाते हैं। अगर 15% की शॉर्टेज है तो 200% बढ़ जाएंगे। 20% की शॉर्टेज है तो 400% बढ़ जाएंगे। जैसे कि हम जो देखते हैं ये प्याज के केस में, है ना। प्याज के केस में थोड़ी बहुत शॉर्टेज होती है, प्याज के दाम एकदम तेजी से उछलते हैं, और वो अभी भी उछल रहे हैं। तो इसलिए जो शॉर्टेज है उसको कम करना एक मैनेज करने की बात है, क्योंकि सरकार को फिर मतलब जब आम नागरिक है उसके जब परेशानी बढ़ेगी तो जब वो नेचुरली प्रोटेस्ट करेगा। तो इसलिए अब सरकार इंपोर्ट कर रही है चीनी को, है ना। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा आपने कहा एथेनॉल का,
तो एथनॉल का तो ये है कि क्योंकि सरकार को लगा कि हमारे जो पेट्रोलियम जो कम आ रहा है ना, क्रूड ऑयल कम आ रहा है, तो हम एथनॉल से काम चले। पर वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपने बिना लोगों को समझाए हुए, है ना, वो उसमें 10% से 20% कर दिया एथनॉल, है ना। और जो आप जितना करेंगे उतना फिर अंदर के जो कार के पार्ट्स वगैरह हैं उस पे असर पड़ेगा, आपके माइलेज पे असर पड़ेगा, क्योंकि आपने दाम तो नहीं घटाया, आपने दाम तो फिर भी बढ़ा के रखा हुआ है। तो जब जनता को एक ट्रांसपेरेंट नीति होती, तो आप कहते हैं हम 20% भी उपलब्ध कराएंगे, 10% भी कराएंगे, और जो अगर आपको प्योर लेना है तो इस दाम पे आपको मिलेगा, तो सब में पता लगता। अभी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। 20% कर दिया और फिर जो डिनाई कर रहे हैं कि नहीं उससे कोई कार के इंजन पे असर नहीं पड़ेगा, जबकि 2023 से पहले के जो इंजन हैं वो 20% एथनॉल से वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे। जो 2023 के बाद के जो कार के इंजन हैं वो तो फिर भी जो उसको जो झेल लेंगे, लेकिन जो पहले के हैं उनमें परेशानी आएगी। तो ज़्यादातर तो हमारी कारें उसी तरह की है जो 2023 से पहले की हैं, तो जो आम कंज्यूमर को उसकी जो परेशानी बिल्कुल जो झेलनी पड़ेगी। तो एक तरफ तो एथनॉल का इस्तेमाल करना, क्योंकि जब आप एक जो फूड प्रोडक्ट को, जो खाने पीने की वस्तु है, जैसे कि आपका ये गन्ना हो गया, फिर आप जो टूटा चावल ले लेते हैं, फिर आप जो कॉर्न ले लेते हैं, भुट्टा ले लेते हैं, और उससे एथनॉल बनाने की करते हैं, तो फिर जब फूड मार्केट में आपकी जो शॉर्टेज होगी, और जब फूड मार्केट में शॉर्टेज होगी तो जो खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, जो बढ़ रहे हैं। अभी दिख रहा है कि जो खाने पीने की वस्तुओं के दाम ही सब ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये जो नीति है वो कहीं ना कहीं गलत नीति हमारी सरकार की रही है, जिसकी वजह से आज वो एक कंज्यूमर के लिए एक क्राइसिस है और किसानों के लिए भी क्राइसिस है। यस सर। आपने कहा सर प्रीमियम पेट्रोल का जो हम देख रहे हैं कि वो जो 4% था वो लगभग 14% के आसपास पहुंच गया है, जो लोगों के वाहन खराब हो रहे हैं। आपने स्वीकारा है, इनकी कंट्रोडक्टरी है बहुत। नितिन गडकरी साहब कुछ कहते हैं, उनके और कुछ कहते हैं। उन्होंने कहा है कि जो बाइक्स है 8.5 करोड़, उसको लेकर बात हुई है। सर इसमें क्या हम ये देख सकते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, चाहे वो कॉर्न हो या जो बाकी चीजें हो, जो हम अमेरिका से जो डील हमारी चल रही है, जो हम खेती को खोलने जा रहे हैं, उससे कुछ जोड़ करने से देख सकते हैं क्या सर इसके पीछे कुछ वो चीजें हो सकती हैं? देखिए, अमेरिका से तो डील अभी हो नहीं पा रही है, और मुझे लगता है कि हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे कनाडा ने अपने जब नेगोशिएशंस को तोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा आपसे जो कंसेशन लेना चाहता है, वो तो जितने भी उसके जो क्लोज अलाइज हैं उनसे कंसेशन ले रहा है। मतलब ईयू से कहा कि भाई हम 15% लगाएंगे, पर आप 0% हमारे ऊपर लगाएंगे। जापान से भी कहा, साउथ कोरिया से भी कहा। ईयू से कहा कि आप $600 बिलियन हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, साउथ जापान से कहा आप $550 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तो भारत को भी वो दबा रहा है। भारत का भी मुझे नहीं लगता कि एग्रीमेंट कोई आसपास होने वाला है। हालांकि जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है बार बार पिछले 1 साल से कह रहे हैं बस होने वाला है, बस होने वाला है। लेकिन जब तक कि आपको सही टर्म नहीं मिलेंगे, और किसान तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसानों को खतरा लग रहा है कि आपका कृषि का मार्केट खुल जाएगा। और कृषि का मार्केट खुला तो फिर जो किसान जो है और पिट जाएगा, क्योंकि वहाँ से सस्ता माल आएगा। और वहाँ से सस्ता माल इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ पे सब्सिडी बहुत मिलती है। वहाँ पे एक एवरेज किसान को करीब 22 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है साल की। तो 22 लाख, तो यहाँ पे तो एवरेज किसान तो जो है मुश्किल से 1.5-2 लाख रुपए कमाता है साल का। तो वो 1.5-2 लाख रुपए जो कमाता है, वो 22 लाख जिसको सब्सिडी मिल रही है, और जिसके और जो उससे होके उसको जिसके 40-50 लाख रुपए की आमदनी है साल की, उससे कहाँ कम्पीट कर पाएगा। इसलिए हमें कृषि तो खोलना नहीं चाहिए, और इसीलिए ये एक रेड लाइन है भारत की, जिसकी वजह से ट्रंप हमारे ऊपर बराबर दबाव डाल रहा है। तो 2 रेड लाइन, एक तो रूस से जो तेल लेना, और दूसरा ये। और रूस से तेल लेने पे भी 100% ड्यूटी का अब जो बात चल रही है, जो सेनेट में बिल पास हुआ है और जो कांग्रेस में अभी है, तो मतलब 100% तक आपके ऊपर ड्यूटी लग सकती है सब चीज़ों पे। तो आपका एक्सपोर्ट जो है अमेरिका की तरफ बहुत कम हो जाएगा। तो यानी कि बहुत अनिश्चितता है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेड डील अमेरिका के साथ अभी आने वाले दिनों में कुछ साइन होने वाली है। पर हाँ, हमें अपने कृषि को बचाना है। तो कृषि में 85% जो हमारे कृषक हैं वो 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं। उसमें बहुत सारे आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ के किसान हैं। तो उनको बचाने के लिए उनको सरकार की सपोर्ट चाहिए। तो वो सरकार की सपोर्ट तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से आएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार देती नहीं है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी होना चाहिए, और उनके लिए नॉन एग्रीकल्चर में काम भी निकालना चाहिए। यानी कि जो हमारा माइक्रो सेक्टर है उसमें काम निकले, तो वहाँ पे जो कुछ लोग जो एक्स्ट्रा हैं कृषि में, क्योंकि वर्कफोर्स अब कृषि में बढ़ता जा रहा है, जबकि पहले कम हो रहा था, अब वो बढ़ गया है। तो वो इसलिए बढ़ा क्योंकि उनको बाकी जगह काम नहीं मिल रहा है, तो जो झक मार के वो अपना खेती में ही वो फिर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खुरपी चला लेंगे, कुछ जो वीडिंग कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो इसलिए हमारा एक क्राइसिस है एम्प्लॉयमेंट का, और दूसरा क्राइसिस है इनकम्स का,
क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम भी कम होगी, गरीबी भी रहेगी। तो इसलिए हमारा जो एक बड़ा क्राइसिस है, उसको एक मैक्रो में हमें समझना पड़ेगा और तभी हम उसका जो कुछ समाधान निकलेगा। अच्छा, मैं उस पे बात करता हूँ रोजगार वाले मोर्चे पे, लेकिन मैं इसके पहले पूछना चाहूँगा वापस शक्कर पे ही आता हूँ। तो अभी जो हालात हैं सर, इसको उभरेंगे क्योंकि आपने देखिए अल नीनो की बात बार-बार सरकार की ओर से आ रही है, सरकार ये भी करी कि इस बार फसल जो है उसमें बीमारी लगी है, वो दलीलें इस तरह की दी जा रही हैं और अब आपने इम्पोर्ट शुरू कर दिया सारा कुछ। लेकिन अब चूंकि त्योहार शुरू है तो इससे उभरा कैसे जाएगा? और ये कि जो एथनॉल की समस्या की एथनॉल के कारण बहुत कुछ है क्योंकि वो पशु आहार वो महंगा हो गया है, फिर पशु आहार के अलावा और जो उससे प्रोडक्ट कहीं जुड़े हुए हैं, अंडा महंगा हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। एक मतलब दो तीन उदाहरण मुझे दिखे तो मैं कहता हूँ। तो फिर ऐसे में उभरने के भी आपको क्या हालात, अभी आने वाले दिन और कितने कठिन जटिल हो सकते हैं भारतवासियों के? देखिए, अभी चीनी का जो इम्पोर्ट है, उसमें तो समय लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि अभी अलाउ किया है तो कल वो आ जाएगी चीनी। तो वो जब तक वो नहीं आती है तब तक तो दाम बढ़ेंगे। जो स्टॉक होल्डिंग इन्होंने बल्क कंज्यूमर्स वगैरह की स्टॉक होल्डिंग कम की है, उससे थोड़ी बहुत राहत तो मिलेगी। लेकिन स्पेकुलेटर्स तो स्पेकुलेट करते रहते हैं और उसमें भी पॉलिटिक्स चलती है, क्योंकि ये जो ट्रेडर होते हैं इनके जो अपना जो पॉलिटिकल लिंक्स भी होते हैं, तो इसलिए वो अपने आप को बचा भी लेते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को एक सख्ती करनी पड़ेगी कि स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा ना हो और जो होर्डिंग है वो होर्डिंग ज़्यादा ना हो। अगर वो होर्डिंग चलती रही तो दाम तो बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है सरकार को सही नीति अपनानी पड़ेगी। हमारे यहाँ देश में समस्या क्या है कि सारी की सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है पीएमओ में। जब पीएमओ से सिग्नल आता है तभी कुछ काम होता है। मिनिस्टर्स की कोई पावर नहीं रह गई है। तो ये तो इतना बड़ा देश है, यहाँ पे तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि कृषि अलग है, इंडस्ट्री अलग है, शिक्षा अलग है। आपको मतलब एक्सपर्ट चाहिए तो आपको मिनिस्ट्रीज को जो ऑटोनॉमी देनी चाहिए। अगर मिनिस्ट्रीज में ऑटोनॉमी नहीं होगी तो सब कुछ सेंट्रली जो पीएमओ से नहीं कंट्रोल हो सकता। हमारे यहाँ ये परेशानी है पिछले 12 सालों से कि सारा कुछ पीएमओ से कंट्रोल हो रहा है। तो उसमें क्या है कि गलतियां होंगी, क्योंकि आपको जो जो इमीडिएट सिचुएशन जो प्रॉब्लम हो रही है, कोई मतलब निकल के बताएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कहीं जो आपका जो वो गलत पड़ गया तो फिर आपको जो है छुट्टी कर देंगे। तो इसलिए मेरा मानना है ये जो हमारा जो रूलिंग इस क्लास है इस समय, वो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और सेंट्रलाइज हो गया है, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी आ रही हैं। अगर सही समय पे कृषि कृषि से आपको सही जो है वो सिग्नल मिलता, तो आप पहले ही 8 महीने पहले से इस पे जो है आप एक्ट करने लगे होते। एल नीनो का पिछले मतलब 6 महीने से आ रहा है कि एल नीनो बहुत स्ट्रांग होगा। एल नीनो की आपको प्लानिंग शुरू से ही करनी चाहिए कि एल नीनो होगा तो आपके कृषि पे असर पड़ेगा, फसलों पे असर पड़ेगा। शॉर्ट वेराइटीज़ कौन सी हैं जो आप बाद में लगा सकते हैं, ये सारी प्लानिंग पहले से हो जानी चाहिए थी। तो प्लानिंग अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको सडनली एकदम जो परेशानी आएगी, तो उस समय आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। और ये एल नीनो सिर्फ भारत में ही नहीं असर करेगा। ये आप देखें कि जिस तरह से जंगलों में आग लग रही है कैलिफोर्निया में, आपके जो यूरोप में, जर्मनी में 40 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर, कनाडा में 40 डिग्री का, वहाँ पे बहुत सारी जो फसलें झुलस गई हैं। इंग्लैंड में खबर आ रही है। तो कृषि में परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि यूक्रेन और अमेरिका रूस से भी जो आपका गेहूं है वो नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो पोर्ट्स हैं उन पे हमला हुआ है। तो इसलिए शॉर्टेज रहेगी और उस शॉर्टेज से भी दाम बढ़ेंगे। इस सब की प्लानिंग करने के लिए एक इंटीग्रेटेड हमारा अप्रोच होना चाहिए कि हमारी जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो बताएगी कि क्या क्या संभव है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, जो सिर्फ पीएमओ से नहीं कंट्रोल हो सकता। उसके लिए आपको एक टास्क फोर्स सेटअप करके कि भाई ये सारी चीज़ें समस्या आने वाले दिनों में हैं। और फिर हम जो एआई की तरफ जा रहे हैं। अब एआई की तरफ जाने का मतलब है कि ज़्यादा बिजली और ज़्यादा पानी। तो वैसे ही हमारे पास बिजली और पानी कम है और हम जब एआई की तरफ जा रहे हैं तो उसमें और बिजली पानी लगेगा, उससे पर्यावरण पे और बुरा असर पड़ रहा है। तो यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें सिर्फ एक दो फैक्टर नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी समस्याएं मैक्रो से निकल रही हैं। हमारा मैक्रो सही नहीं है, तो मैक्रो सही करने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। राइट सर, राइट। तो मैं एक, चूंकि हम एथनॉल पे बात करें तो एक राहुल गांधी जी का भी बीच में बयान था, वो हम उसको डिकोड बात करने के, लेकिन आपने कुछ चीजें देखी, उन्होंने कहा था कि ये एथनॉल को लेकर कि कहते हैं दाल में काला, लेकिन यहाँ तो दाल ही पूरी काली है। और फिर उसमें उन्होंने कहीं कहीं इंडिकेट किया था कि जो सीक्वेंस है इन सबको खंगाल रहे हैं, कर रहे हैं, और उसको एक इशू तो है, बहुत बड़ा इशू, और उसको वो शायद रेस जैसा करते हैं राहुल गांधी, बहुत डीप स्टडी के साथ करते हैं। लेकिन क्या ये जो दाल ही पूरी काली है, इसको कैसे डिकोड किया जा सका? थोड़ा सा जो आपको लगे तो जरूर हमारे दर्शकों को उसको बताइए। देखिए, जो एथनॉल की बात है,
क्योंकि हम अपना करीब-करीब 90% जो क्रूड है वो बाहर से लाते हैं। 60% हमारी जो गैस है वो बाहर से आ रही है ना? और क्योंकि उन सब के दाम बढ़ गए हैं और अभी ये जो युद्ध जो है वो रुकने को नहीं आ रहा है, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे तो असर पड़ ही रहा है और शॉर्टेज भी बढ़ ही रही है ना? जितना शॉर्टेज होगी तो उतना हमारे जो इंडस्ट्री वगैरह पे असर पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा शुरू में जो गैस थी वो सप्लाई जब मोरबी वगैरह में नहीं हुई तो सिरेमिक्स पे तरह-तरह का असर, फिर फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन पे, एल्यूमीनियम की प्रोडक्शन वगैरह पे। तो हमें अल्टरनेटिव तो ढूँढना ही है, लेकिन अल्टरनेटिव के लिए हमारा आर-एन-डी ज़रूरी है। जब हम आर-एन-डी सही करेंगे, जैसे कि सोलर है, सोलर पे हम क्यों निर्भर हैं चीन पे कि जो सोलर सेल्स वहाँ से सस्ते आ रहे हैं, है ना? तो उस हमारी डिपेंडेंस है। तो हमें जो एक मतलब ऑटोनोमस फंक्शनिंग चाहिए, उसके लिए आर-एन-डी बहुत ज़रूरी है। आर-एन-डी हमारे कृषि के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कृषि में जो अब जो नई जो क्लाइमेट जो प्रॉब्लम आ रही है, उससे नई फसलें हमें देखनी पड़ेंगी, कौन सी हमारे देश में सही ढंग से लगेंगी, है ना? और उसका एक्सटेंशन चाहिए हमें कृषि का, मतलब जो हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हो वो फिर कृषि कृषक तक पहुँचे, पर हमने एक्सटेंशन सर्विसेज ख़त्म कर दिए। हमारा आर-एन-डी बहुत कमज़ोर है, तो हम जो परेशानियाँ आ रही हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो अब हम कह रहे हैं कि इथेनॉल से कर लेंगे। अब हम जो एनर्जी की शॉर्टेज है उसमें हम उसके एनर्जी की शॉर्टेज कम कर देंगे एथेनॉल, पर ये नहीं देख रहे कि उससे हमारे खाद्यान्न पदार्थ पे असर पड़ेगा। जैसे कि अभी चीनी पे असर पड़ गया, चावल पे होगा, आपके जब मक्का पे होगा वगैरह वगैरह। तो हम अलग अलग करके चीज़ों को देखेंगे तो हमारी समस्या का हल नहीं निकलेगा, कॉन्ट्रडिक्शन आता जाएगा। तो इसलिए वो जो कह रहे हैं कि ये काला ही काला है, वो इसलिए है कि एक ओवरऑल व्यू नहीं है हमारा हमारे देश के बारे में और अपनी समस्याओं को कैसे हल करें। तो इसलिए हम हर चीज़ को अलग अलग करके जब तक देखते रहेंगे तो हमारी समस्या का हल नहीं निकलेगा, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी समस्या। राइट राइट। वो एक मैं तो ये भी देख रहा था शायद वो कि चीन में जो चीज 20 लाख अमेरिकन डॉलर में वहां हो रहा है, हमारे यहाँ 50 लाख अमेरिकन डॉलर का उसकी कॉस्ट, और वहां सब्सिडी है, सब कुछ है। हम R&D की जो आप बात कर रहे थे, बहुत कठिन और जटिल है, और कोई हमारा विजन नहीं, विजन ना होना ये शायद सबसे बड़ी और हमारी मुश्किल। आर-एन-डी के लिए आपको एक तो खर्च तो करना ही है, लेकिन हमारे देश में जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो बड़े फ्यूडल हैं। मतलब फ्यूडलिज्म में आप आर-एन-डी नहीं करते हैं। अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा तो नीचे से जो आइडियाज़ हैं वो दब जाएँगे। तो आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। आप तो यूनिवर्सिटीज़ को दबा देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को आप जो है अपना जो है लोगों को भर देते हैं उसमें, वो तो आर-एन-डी करेंगे नहीं, वो तो फिर जो आपका जो आगे गुणगान ही करेंगे। तो हमें जो एक फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, जो हमें फ्यूडलिज्म को कर्ब करना है, वो तो हमारा फ्यूडलिज्म को और जो सपोर्ट करके उसको और दबा रहे हैं, उससे तो आर-एन-डी और कमज़ोर पड़ जाएगा। आप खर्च भी करेंगे तो आपकी रिसर्च नहीं निकलेगी, क्योंकि जब तक ये आप खुली छूट नहीं देंगे तो आइडियाज़ कैसे डेवलप होंगे। और आर-एन-डी का तो मतलब होता है आइडियाज़ डेवलप करना। आइडियाज़ डेवलप करने के लिए आपको नीचे से ऊपर तक छूट देनी पड़ेगी, और जो छूट हम दे नहीं रहे, और हम बड़े अनसाइंटिफिक वो हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पहले ही से हमारे पास सारी नॉलेज थी, हमने तो हाथी का सिर आदमी पे लगा दिया, तो जो हमारी देखिए प्लास्टिक सर्जरी कितनी अच्छी थी, और संजय ने धृतराष्ट्र को सब बता दिया, तो इंटरनेट था, है ना? और हमारे ऋषि मुनि तो कहीं भी आके अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो मतलब वो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल भी था हमारे पास, है ना? अगर ये सब था तो हम कैसे इतने पिछड़ गए, है ना? तो ये सब हम सोच नहीं रहे कि अगर पहले थे भी तो आज हमें क्या करना है, आर-एन-डी पे क्या हमें मदद करनी है, लोगों को कैसे उभारना है। तो आर-एन-डी तभी होगी जब हम एक पूरा प्लान बना के चलेंगे, जिसमें स्कूली शिक्षा, हायर एजुकेशन और आर-एन-डी तीनों साथ चलेंगे। राइट। पर वो अभी हम आप रोजगार का दिशा में हम बात कर रहे थे, अभी नीति आयोग की कुछ ताजा रिपोर्ट्स और आंकड़े लगातार सुर्खियों में, चर्चाओं में जो है कि हमारी आधी आबादी तो मजदूर है सर आज की तारीख में। और एक बड़ा जो टेरेबल है वो कि 9 करोड़ युवा ना तो पढ़ रहे हैं, ना कोई नौकरी कर रहे हैं, और ना ही उन्हें कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इतना बड़ा वर्क फोर्स है कि क्या किस दिशा में देश, वही जो हम बार बार हम उस पर चिंता प्रकट करते हैं, कहाँ ले जाया जा रहा है? एक अंतिम आप इसमें नोट, और क्या हो सकता है? देखिए, रोज़गार की जो समस्या है, वो हम सही ढंग से पेश नहीं करते आँकड़ों में। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ यही नहीं है कि जो लोग काम ढूँढ रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, उनकी संख्या तो कम है। लेकिन बहुत सारे मज़दूर हैं जो 12 घंटे मार्केट में खड़े रहते हैं, उनको 2 घंटे का काम मिलता है, वो अंडर एम्प्लॉयड है। तीसरा वो है जो खेत पे बैठा हुआ है लेकिन खेत पे काम नहीं है, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। और चौथा वो है जिसने काम ढूँढना बंद कर दिया, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत है और जिसमें ये यूथ जो है एजुकेटेड यूथ, उसकी संख्या बहुत है। तो इसलिए हमारे 4 तरह की बेरोज़गारी है। तो इसलिए हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया कि 32 करोड़ लोगों के पास तो कुछ ढंग का काम है।
28 करोड़ लोगों के पास काम है नहीं, या काम वो बहुत मतलब निम्न स्तर का है। तो हमें 28 करोड़ लोगों का देखना है, और हर साल 24 करोड़ तैयार होते हैं, 2.5 करोड़ तैयार होते हैं जो जॉब मार्केट में जॉब चाहते हैं। तो हमें तो मतलब 7-8 करोड़ हर साल जॉब क्रिएट करने, वो हम कर नहीं रहे। तो इसलिए हमारी जो समस्या है उसको हम दबा देते हैं अपने स्टेटिस्टिक्स से, कि भाई बेरोजगारी तो 4% ही है, तीन लेकिन परसेंट ही है। ये आंकड़े भी सब बहुत भरोसे लायक नहीं। एक चीज, और दूसरा फिर जो जुमलेबाजी ही हमें बहुत गर्त में ले जा रही है, ऐसा भी हम उसको कहीं जी हाँ। समअप में जी जी करिएगा हाँ, प्लीज। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो अभी आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे, उनको जो जितनी उनकी डिग्री है उस तरह का काम नहीं मिल रहा, वो इंतजार कर रहे हैं, और वो बहुत डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि उनको परिवार भी कहता है कि हमने बहुत खर्च कर दिया, आप तो निकम्मे हो। वो मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए हैं, उससे डिप्रेशन होता है, वो ड्रग्स और ड्रिंकिंग में जा रहे हैं, जब तो उससे जो स्नैचिंग हो रहा है परिवार में। तो जो बेरोजगारी की समस्या बहुत ही भयंकर है हमारे देश में। तो ये जो 9 करोड़ के आंकड़ा है, ये तो एक ही चीज़ को दर्शाता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको काम मिल ही नहीं रहा है, उन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया, इसलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन महिलाओं को बहुत कम हो गया। तो हमें तो अपने आंकड़ों में सही डेफिनेशन लेनी पड़ेगी कि बेरोजगारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप काम ढूंढ रहे हैं और आपको काम नहीं मिल रहा। आपने अगर काम ढूंढना ही बंद कर दिया क्योंकि आप हताश हो गए, तो उसको भी तो आप काउंट करिए ना। तो इसलिए आप सिर्फ ये 9 करोड़ की बात नहीं है, इसमें तो 28 करोड़ की बात है। बहुत 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 शुक्रिया अदा करूंगा सर। और ये जो तेल और शक्कर का जो खेल है, ये वास्तव में की जो नीतियां हैं सरकार की, उन नीतियों ने हालांकि हमारा खड़ा किया, और अभी भी नहीं सुधरना, तो इससे और भयावह परिणाम होंगे। शायद जी हाँ। यही पूरी इसकी चर्चा का निचोड़ होना चाहिए, मुझे लगता जी हाँ। है। और बहुत मेरा शुक्रिया। मानना है जी कि करिए, आप करिए। डिसीजन मेकिंग इतना सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, जिससे कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज से अलग अलग चीजें आए, सारा पीएमओ में कंसंट्रेशन, ये हमारे देश के गवर्नेंस के लिए सही नहीं है। राइट सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, जी हाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार साहब को, और अरुण सर ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो केंद्रीकरण है, ये बहुत बड़ी जड़ है हमारी जितनी भी समस्याएं, जितनी भी कठिनाइयां हैं। और बाकी तो फिर है ही है कि छुपाना, सही आंकड़ों की प्रस्तुति ना होना, और सही दिशा जो चाहिए वो जब तक आप सही उस पर बात नहीं कीजिएगा, तो फिर ये समस्या, ये कठिनाइयां निरंतर होती रहेंगी, बढ़ती ही जाएंगी। निजात शायद देश को नहीं मिल पाएगी। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगी हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।